हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैंने कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेशन द पीडी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे बनाते हैं, और एक लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और मैंने पूछा था अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो मेरे को ज़रूर बता देना। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन के बारे में बताया कि सर ये क्वेश्चन करवाओ, ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं आपको आगे का काम करवाता हूँ पीडी में। बच्चों देखो ये क्वेश्चन सोल्व करना था, वही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये ए और बी है जिनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे उसका नाम क्या है पी। मैंने बता रखा है, बार बार नहीं, इसको याद कर लेना। अब कर ली जेड बाई कर लिया एक्स, इसका नाम क्या है पी। तो हम जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो नाम क्या हो गया पी 2 ax y, यही होगा। बी कांस्टेंट है तो 0 हो गया। फिर इसका करो विद रिस्पेक्ट टू, आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो क्या होगा 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, इसको 2, अब ये हो जाएगा 2। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ध्यान रखना ये ए भी बाहर आएगा क्योंकि एक्स के साथ ए है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो ये आएगा और ए भी बाहर आएगा, ये आपका ये बनेगा। ठीक है, बी का भी 0 हो जाएगा। तो देखना जब ये वाई है, जब विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये क्या हो गया, लेकिन वाई के साथ 1 है तो 1 बाहर आएगा, कुछ लिखा गया। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ए बाहर आएगा, याद रखना इस बात को। इक्वेशन नंबर 3 ये 3 होगी। अब इन तीनों का यूज करके किसी भी प्रकार से आपको ए और बी एलिमिनेट करना है। कई मेथड हो सकते हैं, माइंड में कई बातें आ सकती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को 2 को 3 से डिवाइड कर दो, इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइड क्या बच गया p बाई में क्यू, ये बच गया ना p बाई क्यू। इस साइड क्या बचेगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4 डाल दी। ठीक बात है। अब यहाँ देखना फ्रॉम, अब मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 से निकालता हूँ 2 से 2 कैंसिल, ये क्यों को y को इस साइड ले आओ माइनस में आ जाएगा, ये क्या बच गया ax। ठीक है, x को भी इस साइड ले जाओ, इक्वेशन नंबर 5। बच्चों ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों में किसकी वैल्यू है a। एक कांस्टेंट की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, एक कांस्टेंट की एक ही वैल्यू होगी। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी हैव। अगर इक्वेशन 4 और 5 को हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों वैल्यू एक ही है तो सेम होनी चाहिए। तो p बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस वाई बाई में x। ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, ये हो गया पी एक्स, क्यू को उस साइड ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्यू स्क्वायर क्यू वाई। ये आ गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने प्रॉब्लम बताया था, मैंने सोल्व करवा दिया। ठीक है, अगर और भी कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर मुझे जरूर बताना, ट्राई करना, सारी क्वेश्चन हो जाएंगी सेम है। अब हमारा जो काम था ये था फॉर्मुलेशन पीडी, यानी कि पीडी बनाई कैसे जाती है। आगे होगा पीडी सोल्व कैसे की जाती है, सॉल्यूशन के ऊपर काम आएगा। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने वो सोल्व करनी है। देखो बच्चों, ओडी और पीडी के क्वेश्चन इजी लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पेपर में कन्फ्यूजन करते हैं। अब सुनो, अगर आपने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, पहले समझना क्या मतलब होता है। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है आपने तो उसका मतलब क्या है। जैसे ये लिखा मिलेगा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है उसमें से डेरिवेटिव की टर्म को एलिमिनेट कर देना। दोबारा सुन लो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का क्या मतलब है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, यानी कि जो डिफरेंशिएशन के जो डेरिवेटिव यूज हुए हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई हो, चाहे डबल ऑर्डर का हो, चाहे सिंपल ऑर्डर का हो, चाहे 3 ऑर्डर का हो, उसमें से सारे डेरिवेटिव एलिमिनेट कर देने हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है,
जब मैथ में डेरिवेटिव एलिमिनेट करने हैं, डेरिवेटिव खत्म करने हैं आपने, तो मैथ में एक ही ऑपरेशन ऐसा है जो डेरिवेटिव को एलिमिनेट कर सकता है, वो है इंटीग्रेशन। सुनते रहे ना मेरी बात को। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, सोल्व करने का मतलब उसमें से डेरिवेटिव की टर्म को क्या कर देना है, एलिमिनेट। लेकिन डेरिवेटिव को जो एलिमिनेट कर सके ऐसा ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेटर एक ही है मैथ में, वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो जब भी आपने सोल्व करना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिखे या इनडायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का बेस पे कोई फार्मूला बना रखा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं, अब जैसे किसी ने कोई सीधा रिजल्ट बना दिया, जैसे आगे एक रिजल्ट आएगा लैग्रेंज वगैरह, क्लैरिनेट वगैरह, वो सीधी सोल्व हो जाएंगी। बट वो तो ये क्या हुआ, कोई मैथमेटिशियन था क्लैरिनेट, उसने सोल्व करके दिखा रखी थी, उस रिजल्ट का हम यूज़ कर रखे है, लेकिन जो रिजल्ट है वो इंटीग्रेशन के दम पे ही बना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी हो तो उसमें डेरिवेटिव खत्म करने पड़ेंगे, और डेरिवेटिव को केवल मैथ में इंटीग्रेशन खत्म कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है तो आपने इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। बिना इंटीग्रेशन किए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती, चाहे उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी हुआ हो। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता होगा, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया जाए तो उसमें कांस्टेंट जरूर आते हैं, न्यू कांस्टेंट होते हैं ना। अपने प्लस 2 में क्या होगा, जब इंटीग्रेशन होते हैं सी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, डेरिवेटिव की टर्म तो एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन नए क्या आ जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट आ जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर में समझाता हूँ, मान लो फर्स्ट ऑर्डर में ये एक फंक्शन है, p मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और q मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये मान लो कोई इक्वेशन आपकी, दोबारा सुन लो, डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चीज़ हो, फर्स्ट ऑर्डर में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चीज़ हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव, इनमें से कौन सी टर्म है नहीं है पता नहीं, बट यही हो सकती है ना मैक्सिमम। अब आपने इनको सोल्व करना है, जब बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आपने किसको एलिमिनेट करना है, डेरिवेटिव टर्म को, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। मैंने अभी बताया आपको कि डेरिवेटिव को मैथ में केवल इंटीग्रेशन एलिमिनेट कर सकता है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएंगे, नए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किस प्रकार से आएंगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनकी जगह मान लो C1 या C2 या AB भी मान सकते हो, दो नए कांस्टेंट आ गए। भाई मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, सोल्व करने का मतलब डेरिवेटिव एलिमिनेट करने हैं, डेरिवेटिव को केवल इंटीग्रेशन एलिमिनेट कर सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो। और जब इंटीग्रेशन सोल्व करेगा तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपके कांस्टेंट जरूर आएंगे, और इस प्रकार के इस फॉर्म का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस फॉर्म का आंसर हो तो इसको जर्नल सॉल्यूशन बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जब इस प्रकार का सॉल्यूशन हो तो उसको क्या बोला जाता है, जर्नल सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, भाई आपसे कोई बोले सोल्व करो, इसको सोल्व कर दिया आपने, सोल्व करने का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। क्या मतलब है सोल्व करने का, सोल्व करने का मतलब है कि इक्वेशन में से डेरिवेटिव खत्म कर दिए। अब इक्वेशन में से अगर डेरिवेटिव खत्म कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो किसके द्वारा किए होंगे, आपने इंटीग्रेशन किया होगा। अब इंटीग्रेशन किया होगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए होंगे। अब ये बात डिपेंड करती है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगी ना कि कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ा है। ठीक बात है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, वो कांस्टेंट एज इट इज पड़े हैं, ये इसका सॉल्यूशन माना जाएगा, बट इसको क्या माना जाएगा, जर्नल सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, अब इस ए और बी की कहीं से आपने गिवन कंडीशन के द्वारा कोई कंडीशन दे रखी है, उसके द्वारा वैल्यू निकाल दी, वो पुट होगी। जैसे मान लो बाई चांस 2 और बी की वैल्यू बाई चांस 4, ये दो वैल्यू हैं और सवाल में ए बी आए हैं, उनमें ए और बी दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब जो नया सॉल्यूशन बोलेगा इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा। जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आया है। सॉल्यूशन क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन की जो टर्म है वो खत्म हो जाए और उनकी जगह जब खत्म होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। जब वो कांस्टेंट एज इट इज पढ़े, आपने कुछ नहीं किया, तो इसको क्या लें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर एक आता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, वो कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है और ना भी कर। अब सुनो, अगर गिवन कंडीशन से कई बार बच्चे पूरा पेपर कर लेते हैं, लेकिन उनको सिंगुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वैल्यू मतलब डिफरेंस, ये नहीं पता डिफरेंस क्या है। अब सुनना, जब एक सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला जाए, सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंगुलर देखो, अब गिवन कंडीशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी,
गिवन कंडीशन से डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी तब तो आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और गिवन कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करी, जैसे और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के जोड़ कर लिया, घटा लिया, गुणा कर दिया, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दी, और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आपने क्या किया, बिना वैल्यू पुट किए ए और बी को जो कांस्टेंट थे उनको एलिमिनेट कर दिया, तो उसको बोला जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। जर्नल सॉल्यूशन होता है जब इंटीग्रेशन करके सीधा सोल्व किया जाए, तब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी होते हैं। जब आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद अगर सीधी वैल्यू ना पुट की जाए, बिना वैल्यू पुट किए, वैसे देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी जगह तो आप वैल्यू पुट कर दोगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते क्योंकि उनकी जगह वैल्यू पुट कर दी जाती है। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन में भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, बट सिंगुलर सॉल्यूशन में वैल्यू पुट नहीं की जाती, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको एलिमिनेट हो जाए। अब देखो वैल्यू पुट तो हो जाएगी भाई, लेकिन आर्बिट्रेरी ऑपरेशन से एलिमिनेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, कभी हो भी सकता ना भी हो, जरूरी थोड़ा कि हर बार हो जाएगा। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर सॉल्यूशन हर बार एग्जिस्ट करे। कई बार ये हो सकता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपना जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन के बारे में, अब तक तो जो अब तक किया था वो काम हमारा कोई भी सॉल्यूशन के बारे में नहीं था, वो था पीडी फॉर्मुलेशन के बारे में, पीडी बनाएं कैसे। अब पीडी बन चुकी है मान लो, अब सोल्व करना है उसको। सोल्व करने का मतलब मैंने क्लियरली आपको तीनों टाइप के सॉल्यूशन बता दिए। इंटीग्रेशन से सोल्व होगा, फिर जो मेथड बने इंटीग्रेशन बेस पे वो धीरे धीरे मैं आपको भी करवाता हूँ क्वेश्चन के द्वारा। देखो ये एक एग्जाम्पल आपने सोल्व करना है इसको, ठीक है। सोल्व करना बच्चों इस टाइप के जो होते हैं, कई टाइप के मेथड में आपको धीरे धीरे सर करूँगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सोल्व होते हैं। भाई मैंने पहले बताया है जो अगर सोल्व करना है इसका मतलब जो डेरिवेटिव टर्म है वो एलिमिनेट कर देनी है। अगर डेरिवेटिव टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसको कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो आपने इंटीग्रेशन करना है। बस ये रखना कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव का एक को कॉन्स्टेंट मान के इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपने ध्यान रखना किसके विद रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। मान लो मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करता, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन करते ही। आपको पता डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। अच्छा किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करें इस बात का ध्यान रखना। यही चीज मैंने अगर वाई के विद रिस्पेक्ट टू करें तो मतलब डेरिवेटिव कौन सा खत्म होगा? वाई वाला। अब वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। साइन होता होगा ना, माइनस साइन मत कर देना, माइनस साइन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ओके, किसके विद रिस्पेक्ट टू करो बच्चों? वाई के विद रिस्पेक्ट टू। तो डिवाइड में कौन आऊगा? 3, प्लस में कांस्टेंट। प्लस में कांस्टेंट आता है ना बच्चों, लेकिन अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट। अब आपको किसने, जब y के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप इंटीग्रेशन करो हो तो आपने x को भी क्या मान रखा है? कांस्टेंट। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे ही होता है ना, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करें तो कांस्टेंट कौन होता है? y। और जब विद रिस्पेक्ट टू y करें तो कांस्टेंट कौन होता है? x। तो x भी हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इसको मान लेता हूँ फाई ऑफ x, यानी कांस्टेंट में फंक्शन मान लिया मैंने x का, क्योंकि अब की बार कांस्टेंट में x की टर्म भी आ सकती है, क्योंकि इस टाइम जब विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x भी हमारे लिए कांस्टेंट ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक बात है। अब एक बच्चा कहेगा सर मान लो कांस्टेंट की वैल्यू 3 आ गई, x की टर्म तो नहीं आई, ऐसा जरूरी तो नहीं x की टर्म आई। मैं बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं x की टर्म आई, हो सकता है x की टर्म ना भी आई, ठीक है। फिर बच्चा कहे सर मान लो 3 वैल्यू आ गई, x की टर्म तो नहीं आई। अब आप क्या करोगे? इसको कैसे ठीक बोल लोगे? हमें बोल दूंगा मैं फाई एक्स को पता क्या मान लूंगा? फाई एक्स को मान लूंगा 3 × x की पावर 0, मान लिया फंक्शन ऑफ x, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने आप कांस्टेंट रख देते, मतलब इसकी बजाय c रख देते, तो ये कांस्टेंट होता, अब इसमें वेरिएबल नहीं इंक्लूड कर सकते थे आप। तो यहाँ अगर x आ जाता फिर आप कैसे एडजस्ट करते? फिर नहीं कर पाते, इसलिए फंक्शन ऑफ x मानना है, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू x करो तो कांस्टेंट कौन है? y, और जब विद रिस्पेक्ट टू y करो तो कांस्टेंट कौन है? x। तो ये हमारा आ गया। ये चीज़ मैन थ्योरी आप सीख गए तो आगे सोल्व कर लोगे। अब एक बार करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना पड़ेगा? अब तो x का डेरिवेटिव बच गया ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार इंटीग्रेशन करो तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस, ठीक है, 2x विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो x, तो नीचे आ जाएगा 2 और 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6। अब सुनना बच्चों, ये किसका फंक्शन है, x का। अब x के फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, मुझे क्या पता क्या आएगा, जब तक फंक्शन अननोन है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन भी अननोन है। अब कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये तो डिपेंड करता है इसकी वैल्यू क्या है। अगर ये एक्स स्क्वायर हुआ तो इसकी इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा, अगर ये x³ हुआ तो कुछ और आ जाएगा, sin x हुआ तो कुछ और आ जाएगा। हमें तो बस ये पता नहीं x का फंक्शन है, ये तो नहीं पता ना क्या है, नहीं पता तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई डोंट नो बट फाई ऑफ x के ऊपर बस इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक बात है। अब क्या ऐड करना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में ध्यान रखना बच्चों, साई ऑफ x, साई ऑफ y, क्योंकि अब की बार कांस्टेंट में कौन हो सकता है, y। जैसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया था तो किसका फंक्शन ऐड किया था, x का। अब विद रिस्पेक्ट टू x करें तो किसका फंक्शन ऐड किया है, y का। अब मैं एक बार करता हूँ, स्पेस कम होने की वजह से लाइन नहीं लिख रहे, आप दोबारा लिख लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर करोगे x तो एक बार और डेरिवेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x + 3y, 2 एक बार और 2 आ जाएगा, ये कितना हो गया 12। ध्यान से सुना, इसका फंक्शन है बच्चों, एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ लिख के बताता हूं, एक फंक्शन है x, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब मुझे ये तो नहीं पता क्या आएगा, नोन आएगा, बट एक बात तो कन्फर्मेशन है ना आपको कि x के फंक्शन का अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे आंसर कोई ना कोई x का फंक्शन ही आएगा। ऐसा होता नहीं भाई x का डेरिवेटिव करते y बन जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या, x का डेरिवेटिव किया और y, सॉरी x का इंटीग्रेशन किया और y बन गया। x का इंटीग्रेशन x के टर्म में आएगा ना। चलो देखो x² है तो x³ बन जाएगा, क्यूब है तो 4 बन जाएगा, साइन है तो कोस बन जाएगा, और जो मर्जी चेंज हो जाएंगे, ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन x का रहेगा तो x ही, तो x का फंक्शन किस में आएगा, x में। तो नया फंक्शन क्या मान लिया मैंने, φ1। मान लो ये φ1 है और φ1 का एक बार और इंटीग्रेशन करना है। मुझे ये नहीं पता क्या आएगा, बट अब भी क्या आएगा, x का फंक्शन ही आएगा। तो इसका नाम क्या मान लिया, φ2x। तो मैं आप सीधा क्या रख सकता हूँ, फंक्शन φ2x, क्योंकि x के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर x का फंक्शन ही आएगा। अब सुनना बच्चों, ये किसका फंक्शन है, y का। अब y का फंक्शन है, ध्यान से सुनना, अगर 7 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना हो, मैं पूछूं 7 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बोलोगे सर 7x आएगा। मैं कहूँगा 7x क्यों आएगा, आप बोलोगे सर पता क्या, 7 कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसके इंटू में x लगा दिया। देखो बच्चों अब ये भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम विद रिस्पेक्ट टू y x कर रहे हैं, तो y क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो भी फंक्शन है मैंने इसका नाम साई मान रखा है, इसके इंटू में क्या लगा दो, x। और एक इंटीग्रेशन का नाम का नया कांस्टेंट है वो साई1 मान लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो किसका फंक्शन आएगा, y का। ये नाम आप कुछ भी मान सकते हो, φ1 साई1 w ओमेगा, जो आपका नाम करेगा, f g h, जो भी फंक्शन की नोटेशन आप देना चाहो, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें जो मेन बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो ये याद रखनी है, जब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करे तो y कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर काम है, और जब विद रिस्पेक्ट टू y करो तो कांस्टेंट कौन ऐड होगा, x का फंक्शन, और जब विद रिस्पेक्ट टू x करो तो कौन होगा, y का फंक्शन। और एक याद करना, अगर y का फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करना तो ओनली x इंटू में लग जाएगा, और x के फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है तो ये तो नहीं पता क्या आएगा, बट एक नया फंक्शन आएगा और वो भी किसका फंक्शन होगा, x का, क्योंकि x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x का ही फंक्शन आता है। ये कभी नहीं होता कि x का इंटीग्रेशन करें और y बन जाए। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का मेथड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो मेथड है वो भी मैं आपको धीरे धीरे करवाता हूँ, अभी एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैग्रेंज मेथड सोल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों देखो, कई बार हमें क्या होता है, मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड करवा दिए, आप लोगों ने कर भी लिए, हमें रट्टा रुट्टा मारे कुछ सवाल आ भी गए, फिर हम क्या होता है जब एग्जाम आते हैं तो हम वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो दिक्कत क्या है, हमें यही नहीं पता कौन सा मेथड किस टाइम के लिए बना है। अब देखो बच्चों, ये जो हम सिलेबस पढ़ते हैं ना बीएससी में या बीए में या किसी भी क्लास में, उस टाइम पढ़ना और अलग बात होती है। क्यों अलग बात होती है, उस टाइम तो बच्चा एक्सरसाइज ये क्वेश्चन देख के बता देते हैं इसमें कौन सा मेथड लगेगा। जैसे बच्चे को पता है सेकंड एक्सरसाइज में कौन सा मेथड लगता है, फर्स्ट में कौन सा लगता है,
फोर्थ चैप्टर में कौन सा, फिफ्थ चैप्टर में कौन सा। लेकिन जब चैप्टर वाइज ना हो, कोई बात ना हो, सीधा पेपर है, क्वेश्चन है और हमें सोल्व करना है, तो हमें अपने दिमाग से पता लगना चाहिए इन पर कौन सा मेथड अब अप्लीकेबल करना है। तो मैं अब आपको लैग्रेंज मेथड समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लैग्रेंज मेथड का पता होना चाहिए कब अप्लीकेबल होगा। लैग्रेंज मेथड बच्चों लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई होता है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर अप्लाई होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, फिर गलती मत कर देना। सुनो एक एक वर्ड कैसे क्लियर होगा। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डेरिवेटिव केवल फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे मान लो z फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डेरिवेटिव ये होता है और विद रिस्पेक्ट टू y ये होता है, और इसका नाम क्या होता है p और इसका नाम क्या होता है q। सेकंड ऑर्डर के ये होते हैं ना बच्चों, और सेकंड ऑर्डर का एक ये भी बन सकता है दो वेरिएबल में, तीन वेरिएबलों को दो और चॉइस होती है, ठीक है। यानी कि अपने क्वेश्चन में अगर आपने लैग्रेंज मेथड लगाना है तो केवल फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए सेकंड या हायर ऑर्डर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर। इस वर्ड क्लियर हो गया होगा। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर का मतलब जो डेरिवेटिव की टर्म है वो प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो देखो, वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, कब लीनियर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है कि नहीं, डिपेंडेंट आ सकता है कि नहीं, बहुत केस कंसीडर किए जाते हैं। बट लैग्रेंज मेथड अप्लाई करने के लिए इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये टर्म प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। देखो सेकंड ऑर्डर तो होना ही नहीं चाहिए, और जो फर्स्ट ऑर्डर की टर्म है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले जो डेरिवेटिव है वो भी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए पी इंटू क्यू या पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ ये डेरिवेटिव की टर्म प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड क्यूब हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, या जेड भी हो सकता है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू की टर्म जो है वो ना प्रोडक्ट में होनी चाहिए ना पावर में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब भी आप समझ गए होगे और लीनियर का मतलब भी आप समझ गए होगे यहाँ पर क्या है। तो लैग्रेंज मेथड ये कहता है आप dx लिखो, dy लिखो और dz लिखो, तीनों को इक्वल लिख लो। इसके डिवाइड में इसके जो डिनोमिनेटर में वो चीज़ लिखनी है जो स्मॉल p के साथ है, यानी कि x का जो डेरिवेटिव उसके साथ है। इसके साथ क्या है x, इसके डिवाइड में वो लिखना है जो q के साथ है, और जो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के निशान के उस साइड, अगर ये बाय चांस इक्वल टू के निशान के इस साइड दे रखी है तो इन दोनों टर्म को छोड़कर पहले इसको उस साइड ले जाओ। जैसे यहाँ प्लस का होगा तो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, लेकिन लैग्रेंज मेथड अप्लाई करने से पहले इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ और ये लिख लो। इतना आपको लिखना आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है दोबारा सुन लो क्या होगा। जो p के साथ है उसको dx के अपोन में, जो q के साथ है उसको dy के अपोन में, और जो राइट हैंड साइड में उसको dz के अपोन में, इस प्रकार से लिख दिया जाए। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे, अब आपने इनको सोल्व करना है। नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन जो +2 क्लास में सेपरेशन वेरिएबल से सोल्व करना है। अब देखो बच्चों कितने इक्वल के निशान हैं, 2, तो आपने 2 इक्वेशन बना के लेनी है, और जैसे मर्जी आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, या फिर इसको भी ले सकते हो। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, जिस भी प्रकार से ले सकते हो। जैसे मैं पहले इन दोनों को लूँ, टेकिंग फर्स्ट 2, पहले 2 ले लिए, ये और ये, ठीक है। इसको मैं ना dx ये हो गया और ये dy, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या log ऑफ x log ऑफ y। अब पता है जब सारी टर्म लॉग में आई तो कांस्टेंट को भी हम लॉग में मान लेते हैं, इंटीग्रेशन करो कांस्टेंट आएगा ना। इसको इस साइड लिया तो माइनस में हो जाएगा log ऑफ x बाई वाई, इस साइड क्या हो जाएगा log c, दोनों साइड से log कैंसिल हो गया, क्या होगा x बाई सी, एक कांस्टेंट आ गया, c1 भी मान सकते हो। एक करो आ गया आपकी, एक और निकाल के लेनी है। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों को भी ले सकते हो, ये दो तो पहले ले चुके हैं, इसको भी ले सकते हो, ये इसको भी, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। मान लो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ लास्ट। फिर बोल रहा हूँ बच्चों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कभी ये ना सर ऐसे ही होगा, जैसे आपकी मर्जी। इन दोनों को लेना चाहते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये चीज़ें तब आपको काम आएंगी अगर लाइफ में कभी आपने कम्पिटिटिव एग्जाम दिया मैथ का, क्योंकि ये वाला आंसर क्या पता ऑप्शन में ना हो, जब ये दोनों लेके आए वो ऑप्शन में हो तो आपको सारा पता होना चाहिए। अब तो रट्टा मार के देखो, अब अगर बीएससी का पेपर देना है ओनली तो बीएससी तो ये चाहिए दोनों ले लो, चाहिए दोनों ले लो, चाहिए दोनों ले लो, 2 करोड़ निकाल के आओगे आंसर, ठीक है। बट कम्पिटिटिव एग्जाम में है,
कंपटीटिव एग्जाम में आपने ये दोनों वाला और ये दोनों वाला सोल्व कर दिया, ये वाला ट्राई नहीं किया आपने, और आपको पता है नहीं भाई ऐसा होता है क्या पता ये वाला ऑप्शन में हो या दूसरा ना हो, और एक ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, आप तो फिल कर दो नन ऑफ दीज ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरा तो चेक ही नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए 2 इक्वल टू के निशान है, आपने 2 रो बना के लेनी है, जैसे मर्जी जो पॉसिबल पेयर आप लेना चाहो ले इसको। तो इन दोनों को भी अलग अलग है, इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा log ऑफ y 1/3 तो एज इट इज, ये क्या हो जाएगा log ऑफ z, ये हो जाएगा बच्चों। ये आप क्या ले सकते हो log, ऐसे ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको ऐसे भी हो सकता है जेड को एक साइड ले जाते, आपको आपकी मर्जी थी तो इसको इस साइड ले आओ, 3 को पहले ले आते 3 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेना चाहो तो देखो ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ले जाओ, या अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा ना तो ये कांस्टेंट है, और 3 मल्टीप्लाई होने पर भी कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले लिख लो, वो फ्रैक्शन से बच जाओगे, इस साइड ले जाओ जेड की पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये बन गया log ऑफ, ये वाई को पावर में ले जाओ, log की प्रॉपर्टी होते हैं जो आगे होते हैं पावर में चले जाते हैं, ये क्या हो गया ZC, प्रोडक्ट में इकट्ठे हो गए, दोनों साइड से log कैंसिल कर दो, y³ = ZC, C2 मान लो, C1 यूज कर चुके ना, C2 मान लो, ठीक है। इस साइड ले आओ, मान लो 2 करो आगे, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के बाद भी 2 प्रॉब्लम आती है। अब बात ये है कि अगर आपने बीएससी लेवल पे तो आप लोग 2 मेथड बताऊंगा, जो उनसे अच्छा लगे आप वो लिख देना। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव बेसिक मैथ का सीखना चाहते हो अच्छे से, जोन सा मर्जी लिख दो, दोनों ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो आंसर कैसे लिखे जाते हैं, एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन के अंदर जो आपकी 2 करो आई ना, दोनों को लिख दो कॉमा लगा के, x/y, और दूसरी करो क्या आई है y³ z। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये एक फॉर्म आंसर की, अगर ऐसे लिखे होगे बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी फॉर्म ये भी हो सकती है, जो 2 करो आई है ना उनमें से 1 करो लिख लो, इक्वल टू का निशान, और फंक्शन के अंदर दूसरे वाली लिख दो x/y, लिख दिया। बच्चों फिर सुन लो ध्यान से, ये भी आपका आंसर है, मैं ऐसे कर देता हूँ साहब, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। एक आंसर की फॉर्म ये है, एक ये है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपने यहाँ पर सीखने की बात है, ये दोनों फॉर्म आपकी बुक वाला क्या करता है, जब एग्जाम्पल वगैरह देखते हो कभी ये लिख देता है, कभी ये लिख देता है, आपको लगता है पता नहीं, ये भी याद करने की बात है कब कौन सी लिखनी है, जोन सी मर्जी लिख दो, दोनों ठीक है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ ये भी फ्रीडम होती है, आप चाहो तो इसको बाहर लिख सकते थे, इसको अंदर लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। इसको आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सारे आंसर ठीक है। इसको थोड़ा ये चाहो, ये जेड था ना, तो चाहो तो जेड को या मल्टीप्लाई में भी ले जा सकते हो, ना ले जाओ तो ना ले जाओ, ये फॉर्म लिखो तो ये फॉर्म, आपकी मर्जी है। जैसे ये फॉर्म लिखनी है, ये भी ठीक है, ये भी, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल देखोगे ना बुक में, कभी ये लिख देता है, कभी ये, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कब कौन सी लिखनी है, जो मर्जी लिखना लिखो, दोनों ही ठीक है। आपको समझ में आ गया लैग्रेंज इक्वेशन के, आप क्वेश्चन ट्राई करना, जो ना आए मेरे को जरूर बताना, जो प्रॉब्लम होगी पीडी में मैं आपकी सोल्व करूँगा, ठीक है।